कर देना रिकॉर्डिंग। हाँ जी, चलें जी। वो कहता है कि अब आप लोग को हीट स्ट्रोक का वैसे जनरल आइडिया तो है ना, कि मतलब बहुत ज्यादा बंदा हीटेड हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली हीट स्ट्रोक इसीलिए तो कह रहे हैं। वो कहता है कि आप मतलब आपकी अपर लिमिट जो होती है, जो आप विल स्टैंड कर सकते हो, ठीक है ना, उससे हाई टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। आपको हाइपर पायरेक्सिया हो जाता है, ठीक है। वो कहता है अपर लिमिट ऑफ टेम्परेचर जो कि एक बंदा स्टैंड कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि हवा जो है वो ड्राई है या वेट है। अगर तो हवा ड्राई हो तो फिर क्या होता है, फिर और सफिशिएंट एयर कन्वेक्शन एयर करंट्स मौजूद हैं, मतलब ये कि हवा चल रही है, ठीक है, ठीक है। और उसका नाम क्या है कि आपका, तो उससे क्या होगा कि वो रैपिड इवेपोरेशन होती रहेगी ना। क्या ख्याल है, रैपिड इवेपोरेशन वगैरह होती रहेगी, एयर करंट्स भी चल रहे हैं, हवा भी जो वो क्या है ड्राई है, इवेपोरेशन होती रहेगी आप लोगों की, ठीक है। आपको कूलिंग मिलती रहेगी, कूलिंग इफेक्ट होता रहेगा ना। तो कहता है इस टाइम इससे तो आप 7 आवर्स के लिए 130 फ़ारेनहाइट को भी विथस्टैंड कर लो। बात समझ आ गई कि इससे ये आप विथस्टैंड काफी देर कर जाओगे, ठीक है। क्योंकि वेपोरेशन तो हो रही है ना, हवा ड्राई तो है ना, ठीक है। हवा जो है वो ड्राई है आपकी, ठीक है। आप लोगों ने बहुत दफा पढ़ा हुआ है वेपोरेशन के अंदर, अगर बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो फिर वेपोरेशन इतनी नहीं होती। और आप लोगों को पता है हवा ड्राई हो तो उसमें वेपोरेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि ठीक है ना। तो और फिर ये है कि अगर आपको पता है कि एयर करंट्स चल रहे हो तो उससे क्या होता है, उससे वेपोरेशन ज्यादा होती है, पता है ना। तो कहता है इससे तो वेपोरेशन होती रहेगी, आपको कूलिंग का इफेक्ट मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आपकी ह्यूमिडिफाई हो या फिर आपकी बॉडी हो ही पानी में, ठीक है, यानी कि अब आप ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट में हो, तो अब आप लोग मुझे खुद बता दो क्या आप उतनी वेपोरेशन होगी। तो कहता है इस केस में तो आप 95 94 फ़ारेनहाइट से अगर आप जैसे ही ऊपर जाते हो, एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगर 94 से ज्यादा बढ़ता है, आपका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आप उतनी वेपोरेशन के जरिए से अपना वो निजाम नहीं चला सकते, अपनी कूलिंग वगैरह का निजाम नहीं कर सकते। तो ये इससे क्या होगा, आप विथस्टैंड नहीं कर सकते, आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा। बात समझ आ गई, तो कितना आसान सा पॉइंट था। फिर ये है कि अगर आप उसका नाम का फिर ऊपर से ये पॉइंट है कि अगर आप हैवी वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें अब आप लोगों को पता है, ठीक है ना, तो उससे वो ये कहता है कि उससे तो आपको हीट स्ट्रोक लाइकली यही है कि आपको 85 से 90 फ़ारेनहाइट पे ही हो जाएगा। क्योंकि आप जो है ना हीट, आप बहुत हैवी वर्क कर रहे हो, आपके अंदर अंधी हीट आपके अंदर अपने मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस हो रही है, उससे तो आप 85 से 90 फ़ारेनहाइट पे ही आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा। देख ले कितनी उसको प्यारी मैंने 3 हेडिंग्स बनाई, और तीनों में आपको रीजन के साथ बात समझ लग गई, ठीक है। तो बहरहाल नॉर्मल जो एक एक रेंज है वो उसने बताई है कि 105 से लेकर 108 जो एक रेंज है ना, ठीक है, इस रेंज के अंदर यही होता है कि हीट स्ट्रोक हो जाना। मतलब वो ऊपर उसने कंडीशंस के हिसाब से तो बात की है, यहाँ पे उसने एक नॉर्मल एक हिसाब से बात की है कि 105 से यही होता है कि 108 तक अगर आपका जा रहा है ना आपका वो टेम्परेचर, तो उसमें आपको हीट स्ट्रोक हो जाना है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है, डिजीनेस वगैरह, वोमिटिंग वगैरह, डिलीरियम वगैरह, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह, ये सब जो है ना इसमें सिम्टम्स होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब उसका नाम क्या, फिर ये है कि आपको इससे बहुत ज्यादा स्वेटिंग तो होनी ही होनी है, ठीक है ना। स्वेटिंग तो होगी ना, क्योंकि आपका आपका सिस्टम कोशिश तो करेगा ना कि हम इस टेम्परेचर को रोक पाए। हमें इतनी जो हीट बाहर हो रही है तो हम उसको वो तो अपनी तरफ से कोशिश तो करेगा सिस्टम जो है आपका, ठीक है। तो वो तो बहुत ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस करेगा, तो बल्कि मसला ये हो जाना है कि इतना ज्यादा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो स्वेट के अंदर निकल जाने हैं, उससे आपको सर्कुलेटरी शॉक भी हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि सिम्टम्स आर ऑफन, ठीक है ना, वो सिम्टम्स इससे मजीद मतलब और ज्यादा हो जाएंगे जब सर्कुलेटरी शॉक होगा, ठीक है, जब आपका बहुत ज्यादा स्वेटिंग की वजह से बहुत ज्यादा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाएंगे, तो ठीक है। अच्छा जी, फिर ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि जो हाई टेम्परेचर के क्या इफेक्ट है कि वो बॉडी टिश्यूज को डैमेज करेगा, ब्रेन वगैरह को, ठीक है, बात मैं पहले ही बता दी मैंने आप लोगों को। अब इसी वजह से आप लोग ये ब्रेन वगैरह को डैमेज हो रहा है, इसी वजह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डिलीरियम वगैरह, अनकॉन्शियसनेस वगैरह, डिजीनेस वगैरह, ठीक है, ये सब उसी वजह से तो हो रहा है। समझ आ गई बात कि ये इसी वजह से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप उस बंदे को कोल्ड वाटर बाथ के अंदर फिर उसको रखो फौरन फौरन, ठीक है। और आप उसका नाम क्या, उस पर कूलिंग स्प्रे सेंड करो सारा,
स्प्रे कूलिंग ऑफ द स्किन, ठीक है, आप उसकी सारी कूलिंग शूलिंग करो, यही इसका हल हो सकता है, ठीक है ना। ताकि ये है कि उसके अंदर जो है ना वाला ना, ठीक है, उसको ठंड शंड दो, ठीक है। बात अब समझ आ गई सारी। चलो जी, अभी मेरे साथ दोहराओ। हवा ड्राई हो तो फिर क्या होगा, फिर वो उसमें इनफ वेपोरेशन होगी, ठीक है, और उसका नाम क्या, वो 130 का भी काफी देर तक सस्टेन कर जाएगा, ठीक है, काफी घंटों तक। और अगर उसका नाम क्या, हवा जो है 100% ह्यूमिडिफाई हो गई, फिर बताओ, फिर वो 94 पे जाके उसकी 94 से ग्राउंड टेम्परेचर, वैसे मतलब उसमें इवेपोरेशन नहीं ना होनी, तो उसके अंदर ये अगर जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा बाहर का, आपका भी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो उससे हीट स्ट्रोक मतलब उसमें आपका भी टेम्परेचर उसी तरह से बढ़ेगा। फिर ये है कि अगर आपका उसका नाम, अगर आप हैवी हैवी वर्क कर रहे हो, तो उस केस में ये है कि आपको 85 से 90 पे ही, क्योंकि आप बहुत हैवी वर्क कर रहे हो खुद ही। मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आप, अब ये जो धूप है बाहर इतने सख्त, अब अगर मैं उधर जाकर फुल हैवी काम करना शुरू कर दूं, तो ऑब्वियस बात है कि बाहर टेम्परेचर आगे ही ज्यादा है, और मैं उधर से हैवी वर्क करूंगा तो मेरे अंदर से इतनी हीट प्रोड्यूस होनी है कि मैं तो हीट स्ट्रोक से चलता जाना है मैंने। हाँ ठीक है, मेरा हाई टेम्परेचर हो जाना है ना, तो उससे ही सारा ये ब्रेन श्रेन पे इफेक्ट डालना है, ठीक है। फिर ये है कि बहुत ज्यादा पसीना तो आना है ना, तो उससे क्या होना है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस भी हो जाना है, सर्कुलेटरी शॉक भी हो सकता है, ठीक है। चलें जी, मुझे उम्मीद है अच्छा समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से अब आपका सिर्फ एक रह गया आखिरी, फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है। चलो जी, पहले वो ये कहता है कि अगर आप अब गर्मी खत्म है, अब ठंड आ गई है, ठीक है, अब आप एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट में आ गए हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आप एक बंदे को आइस वाटर में, यानी कि वो बर्फ वाले ठंडे तरीन पानी में 20 से 30 मिनट भी रखोगे तो मर जाएगा, 20 से 30 मिनट में मर जाएगा, ठीक है। कॉज ऑफ हार्ट स्टेंट इज हार्ट फिब्रिलेशन हो जाएगी उसको, ठीक है। और उसका नाम क्या है कि आप, क्योंकि उसके अंदर का बॉडी टेम्परेचर पता है 77 फ़ारेनहाइट पे चला जाएगा अंदर का टेम्परेचर, ठीक है। अब आप लोगों को चैप्टर 9 का वो पेज याद है जिसमें इफेक्ट ऑफ पोटाशियम कैल्शियम और फिर टेम्परेचर वाला भी था। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब टेम्परेचर लो होता है तो क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, टेम्परेचर हाई इफेक्ट और टेम्परेचर लो होने से, ठीक है ना, चैनल्स पे इफेक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपका टेम्परेचर कम ज्यादा हो तो उससे आपका, ठीक है ना, उससे भी यानी कि मसला है, ठीक है। आपका जो है ना ज्यादा टेम्परेचर लो हो तो आपका हार्ट जो है ना वो काम नहीं करता, हार्ट स्टैंड स्टिल, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपका बॉडी टेम्परेचर अंदर से 77 तक चला जाता है, और ये ठीक है ना, तो ये मामला है। फिर क्या है कि आपको कहता है कि जब लॉस ऑफ टेम्परेचर हो तो रेगुलेशन ही लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, लॉस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर जाकर आपके टेम्परेचर की रेगुलेशन ही लॉस हो जाती है। यहाँ पे देखो 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 देखो, आ, आपका ये देखो, ये टेम्परेचर नीचे आ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन इम्पेयर, टेम्परेचर रेगुलेशन लॉस्ट। 86 से आप नीचे आते हो ना जब 85 और ये वो पे, आपकी टेम्परेचर रेगुलेशन लॉस्ट, खत्म, कोई टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं हो रही। जबकि आप, उसका नाम क्या है, जब इससे नीचे आ रहे हो, क्या नाम है इसका, ठीक है ना, इस 94 से, तो टेम्परेचर रेगुलेशन इम्पेयर्ड, ठीक है। आप जरा यहाँ पे आए, यही बात उसने पहली 4 लाइनों में की है। उसने कहा जब आपका टेम्परेचर 85 से बिलो आता है तो आपका हाइपोथर्मिक टेम्परेचर रेगुलेट करना ही लॉस हो जाता है, ठीक है ना। और जब आपका, उसका नाम क्या है, और ग्रेटली इम्पेयर्ड कब होता है, जब वो 94 से नीचे आता है, ठीक है। तो ये बात उधर से आप लोगों को पता चल गई कि इम्पेयर्ड लॉस कौन से टेम्परेचर लेवल पर हो रहा है, ठीक है ना। अब वो उसकी रीजन बता रहा है, अब उसकी रीजन वो ये बताता है कि रेट ऑफ केमिकल हीट प्रोडक्शन इन ईच सेल इज डिप्रेस्ड टू फोल्ड फॉर ईच 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। यार ऑब्वियस बात है, आप 10 डिग्री फ़ारेनहाइट आप उसका टेम्परेचर कम करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उसका रेट ऑफ केमिकल हीट प्रोडक्शन भी तो 2 गुना कम हो जाएगा ना। हम लोग कितनी दफा कहते हैं कि 10 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका 10 फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर कम होता है ना, तो उससे आपका रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इन ईच सेल वो 2 गुना कम हो जाता है, ठीक है। ये एक रीजन उसने बताई, ठीक है ना। फिर उसने दूसरी रीजन क्या बताई है, दूसरी रीजन उसने ये बताई है कि आल्सो द स्लीपीनेस डेवलप्स,
later followed by comma, which depresses activity of central nervous system, heat control mechanisms and prevent shivering. और फिर ये है कि फिर मजीद यह है कि आपको शिवरिंग ही नहीं होती। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, ठीक है, आपको नींद सी आने लग जाती है, स्लीपीनेस से होने लग जाती है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, जिसने टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, वही आपका बैठने लग जाता है। भला क्या चीज कहना, ही भला क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि आपका शिवरिंग नहीं होती, ठीक है। और आपको पता है कि शिवरिंग का सेंटर कहाँ पे था? प्राइमरी मोटर जो एरिया था कहाँ पे था बताओ? मोटर सेंटर ऑफ शिवरिंग पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। तो कहता है कि उस जब वो डिप्रेस हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल सिस्टम पोस्टीरियर, ठीक है ना, वो किस में था? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर था। और आपको पता है सारी इंटीग्रेशन वगैरह पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर से हो रही होती है, फिर वहां से सारे सिग्नल आ रहे होते हैं। तो कहता है वही डिप्रेस हो जाता है, तो शिवरिंग वगैरह नहीं होगी। जब शिवरिंग वगैरह नहीं होगी तो बताओ, ठीक है ना, फिर ऑब्वियस बात है कि उसके अंदर, ठीक है ना, तो बात समझ आ गई अब आप लोगों को, ठीक है ना, कि शिवरिंग ही नहीं हो रही, ठीक है। हालांकि ठंड हो रही है, शिवरिंग होनी चाहिए, लेकिन वो कहता है कि वो टेम्परेचर कम होने की वजह से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, जिससे ये होता है कि आप जो है ना वो शिवर ही नहीं कर पाते, ठीक है। और इस तरह से वो फिर हीट रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होती थी बताओ भाई? रेगुलेशन तो शिवरिंग से होनी थी ना, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही जब डिप्रेस हो गया तो अब क्या शिवरिंग वो करे? और उधर से आपका टेम्परेचर कम होने से आपका सेल के अंदर हीट प्रोडक्शन ही कम हो रही है, तो फिर वो उसने रेगुलेट कैसे करना है मुझे बताओ? तो ये दो बातें हैं, ठीक है, कि एक तो सेल ही नहीं अब हीट प्रोड्यूस कर रहा है और फिर ऊपर से शिवरिंग भी नहीं हो रही क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो गया, ठीक है। बंदा गनूदगी में जा रहा है, टेम्परेचर जैसे कम हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से वो शिवर भी नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो गया, वो शिवर भी नहीं कर रहा अब, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपका वो जो है ना आपका लॉस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन हो रही है, ठीक है। अगर आपको 94 से नीचे वो इम्पेयर होना शुरू हो जाती है और 85 से नीचे जाके वो क्या होना शुरू हो जाती है, उससे नीचे वो बिल्कुल मतलब लॉस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इतनी बातें मतलब चल गई। और 77 पर आके आप लोग देख लो क्या होता है, ठीक है ना। और 77 पर आके क्या होता है देखो, बताओ। ये बॉडी के अंदर के टेम्परेचर हैं, ये आप इसको इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ना समझो, ये बॉडी के अपने अंदर के टेम्परेचर वो बता रहा है, ठीक है ना। कोर टेम्परेचर की बात हो रही है ये, हमें आप लोग जो है ना वो बाहर के टेम्परेचर को लगाई फिर रहे हो, बाहर का टेम्परेचर नहीं है ये, कोर का टेम्परेचर है, ठीक है ना, कि अंदर का टेम्परेचर अगर इस लेवल पर आ जाए। और इसको अगर आप लोग डिग्री सेंटीग्रेड में देखना पसंद करते हो तो बेशक उसमें देख लो, ठीक है ना। ये देखो ऑब्वियसली अब 24-26 का टेम्परेचर पर तो आपका हर चीज तबाही फिरनी ही है। ये देखो जरा इसको डिग्री में याद, डिग्री में देखो, 28 डिग्री, 26 डिग्री, 24 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है आप लोग कह रहे हो कि सर ये इस पे ही अगर इस तरह होने लग जाता है फिर वो रेगुलेट क्या करता है, ठीक है ना। तो वो जो हमने पढ़ा था ना कि 55 से लेकर 130, तो वो बाहर का टेम्परेचर था, आपके अंदर का टेम्परेचर तो वो 100 से लेकर 97 से लेकर 100 तक वो मेंटेन करना होता है। तो अगर आपके अंदर का टेम्परेचर इतना आ जाए तो ये है, पूरी समझ आई बात की? कि जो हमने रेंज एक पढ़ी थी कि 55 से लेकर 130 तक बाहर का टेम्परेचर होता है, वो बाहर का टेम्परेचर था। अंदर का टेम्परेचर तो आपका नॉर्मल कितना होता है? 97, 90, बल्कि जो शुरू में मैं पहले पेज पे बता के आ रहा हूँ, क्या बताया था मैंने? कोर टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? 98 से लेकर 98.6 जो एवरेज वैल्यू बताई थी। तो आपका अगर अंदर का टेम्परेचर इधर तक पहुंच जाए, यार देखो तो सही, नहीं तो देखो इतना नीचे चला गया वो, किधर 28-26 पे पहुंच गया, तो ऑब्वियसली फिर तबाही तो फिर नहीं थी, ठीक है ना। आपका अंदर का टेम्परेचर अब आ जाए 70 पे तो फिर वो क्या चाहता है, हार्ट अभी भी काम करता रहे? ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो बात समझ आ गई, ठीक है। चलो जी, अच्छा जी, फिर मजीद एक चीज है फ्रॉस्ट बाइट। अब इसको देखो, ये एक्सट्रीम ही है, ये तो फुल ही एक्सट्रीम है। भला कैसे? बॉडी एक्सपोज टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, तो उससे क्या होता है? सरफेस एरियाज कैन फ्रीज, आपके सरफेस के ऊपर वाले जितने भी टिश्यू टिश्यू है ना, सारे सरफेस के ऊपर वाले सारे, ये सब टोटली फ्रीज ही कर जाएंगे ना, ठीक है। टोटल फ्रीज फ्रीज हो जाती है हर चीज, आइस क्रिस्टल बनना शुरू होते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है।
आपके इवन वो सारा टिश्यू फ्लूइड सब कुछ क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है भाई, आप इतने लो टेम्परेचर पे आए बैठे हो, ठीक है ना, आपका जनाबे वाला खासकर स्पेशली कहाँ पे होता है, यहाँ से होना शुरू करता है ये, स्पेशली लोब्स वगैरह में, डिजिट्स वगैरह के अंदर। ठीक है, लेकिन ये है कि सरफेस एरियाज पे, मतलब सरफेस पे, मतलब जो कुछ भी है, खासकर वो एरिया जो एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब आपका, आपके जैसे आपका फेस एक्सपोज होता है, जैसे फेस तो एक्सपोज ही होता है ना, ठीक है, जो भी मतलब आपके एक्सपोज एरियाज हैं खासकर वो बहुत ज्यादा इसमें होते हैं। ठीक है ना, कि वो फ्रीज हो जाते हैं बिल्कुल, आइस क्रिस्टल सेल के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, इवन सेल्स के बाद जो टिश्यू फ्लूइड होता है ना वो भी सारा फ्रीज कर जाता है। ठीक है, परमानेंट डैमेज होगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है ना, परमानेंट सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट होगी एंड टिश्यू डैमेज। ठीक है, गैंग्रीन फॉलोज थाइंग एंड फ्रॉस्ट बाइट एरियाज मस्ट बी रिमूव सर्जिकली। फिर इन एरियाज को सर्जिकली फिर उधर से रिमूव करना पड़ता है। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल फिर काटना पड़ता है उन एरियाज को। ठीक है, तो ये अब आपको थोड़ी समझ आ गई कि बस वो सर्फेस एरियाज वगैरह जो है ना वो सारे क्या कर गए हैं, फ्रीज कर गए, उनके अंदर आइस क्रिस्टल्स बन गए। ठीक है, और फिर आपको पता है उधर फिर ब्लड तो नहीं ना आना, क्या ख्याल है सर? चलो मैं आप लोगों को पूरी कहानी बता ही देता हूँ। मेरे भाई, आप लोगों को पता है ना, बहुत ठंड के अंदर आपकी एक्सट्रीमिटीज की तरफ ब्लड नहीं जाता, इवन वो सरफेस की तरफ ही नहीं आता, वो इंटरनल ऑर्गन्स तक ही रह जाता है बस। ठीक है, वो सरफेस की तरफ, इतनी ठंड की, इतनी जो ठंड है वो सरफेस की तरफ आया, सारी हीट तो निकल जानी है सरफेस से, इसलिए वो ब्लड भी इधर से सरफेस की तरफ नहीं आता। ठीक है, और बाहर से भी अंधी ठंड बनी हुई है। ठीक है, और ब्लड भी नहीं आ रहा, और जब ब्लड नहीं आता तो उसे हम कहते हैं गैंग्रीन। जब ब्लड ना आए किसी भी वजह से, चाहे वो वजह कोई भी हो, गैंग्रीन की सिर्फ वजह फ्रॉस्ट बाइट नहीं है, फ्रॉस्ट बाइट वजह में से एक वजह है कि जब आपका ब्लड नहीं ना आ रहा, ठीक है, तो उससे वो सेल मरना शुरू हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं गैंग्रीन। ठीक है, समझ आ गई बात? और ठीक है ना, तो ये सारा हो जाता है जी आपका निजाम। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये टॉपिक भी आप लोगों को समझ आ गया जी। फिर ये है कि कोल्ड इंड्यूस्ड वेजोडाइलेशन, कोल्ड इंड्यूस हो सीने की वजह से शायद यही, चलो आवाज तो आ रही है। कोल्ड इंड्यूस वेजोडाइलेशन इज अ फाइनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉस्टबाइट एट अ टेम्परेचर एट ऑलमोस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। वो कहता है कि अब आपकी फाइनल प्रोटेक्शन क्या है कि कोल्ड इंड्यूस वेजोडाइलेशन। चेक करो, अब आप लोगों को ये मजेदार पॉइंट है। ये सिर्फ एक ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हेडिंग को ही फुल ये कर दिया पिंक। ठीक है, कोल्ड इंड्यूस वेजोडाइलेशन इज द फाइनल प्रोटेक्शन। ठीक है, अब आपको सवाल होना चाहिए कि सर मतलब क्या आप करने क्या लगे हैं, मतलब आप कोल्ड इंड्यूस वेजोडाइलेशन करने लगे हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली इसमें होता ये है कि जब इतना टेम्परेचर लो हो जाता है ना, ठीक है, तो जैसे आपका ऊपर से क्या हुआ था, वो आपका हार्ट हार्ट का मसल, जो हार्ट भी तो मसल है ना, तो वो जब काम करना छोड़ गया था, तो यहाँ से स्मूथ मसल भी तो काम करना छोड़ जाता है। ठीक है, स्मूथ मसल जब काम करना छोड़ता है तो क्या होता है फिर आपको, फिर आपका ये होता है कि आपकी जो आपकी वो नहीं होती ब्लड वेजल्स, वो, ठीक है, वो डायलेट हो जाती है ना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो होती थी उनके कॉन्ट्रैक्ट करने से। लेकिन जब इतनी ठंड हो गई कि बिल्कुल फ्रॉस्ट बाइट ही हो गई है, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि आपकी वो जो जब स्मूथ मसल जब काम करना छोड़ते हैं तो वेजो डायलेशन हो जाती है, फिर वहां ब्लड जाता है। जब वहां पे ब्लड जाता है तो फिर वो उससे ये होता है। ठीक है ना, ये देखो, ओहो, यहाँ से आप रीडिंग करो, मसल इन द वेस्टर वॉल बिकम पैरालाइज, वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड सडन वेजोडाइलेशन अकर्स। और इस तरह से फिर ये होता है कि मैकेनिज्म हेल्प प्रिवेंट फ्रॉस्टबाइट बाय डिलीवरिंग वार्म ब्लड टू द स्किन। तो इस तरह से मतलब ये एक फाइनल होप यही होती है कि यार अगर यही हो जाए तो ठीक है। फिर ये एक आर्टिफिशियल हाइपोथर्मिया भी होता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि जब टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो उससे क्या होता था, बताओ बताओ बताओ, आपका हार्ट काम करना छोड़ता था। ठीक है, तो ओहो, अब एक चीज आर्टिफिशियल हाइपोथर्मिया भी, यानी कि हम खुद जो है ना, पहले तो हम देते हैं बंदे को सेडेटिव ताकि इसका हाइपोथैलेमस काम करना छोड़ दे, हाइपोथैलेमस को हम सुला देते हैं सबसे पहले सेडेटिव दे के, क्योंकि अब हम उसको आर्टिफिशियल हाइपोथर्मिया करना है, हमने उसका
उसको फुल ठंड वाले निजाम में लेके जाना है। ये बेसिकली हमने काम करना होता है हार्ट सर्जरी के दौरान, ताकि ये है कि जब हमने सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह करने हैं तो उस टाइम हम ये नहीं चाहते कि जो है ना ब्लड फ्लो, मतलब उस टाइम तो ना हार्ट काम करे जब हार्ट की सर्जरी करनी है ऊपर से, ठीक है। उस टाइम हम चाह रहे होते हैं कि आपका जो है ना सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान हम चाह रहे होते हैं कि हार्ट काम शाम ना करे, ठीक है। तो हम चाह रहे होते हैं कि हमें को आधा घंटा 1 घंटा ऐसा मिल जाए कि जिसमें हम अपनी सर्जरी का सारा काम कर लें, ठीक है। तो उस फिर क्या करते हैं, सबसे पहले सेडेटिव देते हैं ताकि यार, ठीक है, डिप्रेस द रिएक्टिविटी ऑफ हार्ट को सुलाया जाता है कि यार ये सोच, क्योंकि हमने हाइपोथर्मिया करना है, उसने आगे वो रेगुलेशन करने लग गया फायदा, तो इसलिए सबसे पहले तो सेडेटिव देते हैं फर्स्ट एडमिनिस्ट्रिंग, पहले सबसे पहले इसको सुलाओ यार, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर जनाबे वाला हम उसको उस बंदे को क्या करते हैं, क्योंकि अब आप उसके साथ जो मर्जी कर लो, अब आप लोग टेम्परेचर हाई कर लो, लो कर लो, रेगुलेशन तो नहीं ना होनी, ठीक है। रेगुलेटरी हो गया। अब आप क्या करते हो, कैन बी मेंटेन, अब आप उसका टेम्परेचर लो करते हो, उस पर ठंडा पानी डाल के उसको, ठीक है, मतलब और अल्कोहल, मतलब ये कि अब आप उसको ठंड देते हो, बस सिंपल, ठीक है। चाहे आप उसको ठंडा पानी फेंक लो या जो भी फेंक लो, ठीक है। तो अच्छा जी, सर्ट आर्टिफिशियली कूलिंग वो कहता है हम यूज कब करते हैं, हार्ट सर्जरी के दौरान, ठीक है, सो दैट हार्ट कैन बी स्टॉप्ड आर्टिफिशियली। हम चाहते हैं हार्ट थोड़ी देर रुक जाए यार, थोड़ी देर रुक जाए, ठीक है। बात समझ आ गई अब आप लोगों को, बस इतना सा पॉइंट था जो आप लोगों ने याद करना है। लेकिन यह है कि कूलिंग इस हद तक करते हैं कि टिश्यू डैमेज ना हो, obvious बात है यार, ये तो फिर हमने इतने ना कूलिंग करनी, बंदा तो नहीं मारना ना, मतलब वो जो कंडीशंस में हो रहा है उतना तो नहीं ना करना, हमने उतना ही करना है कि टिश्यू डैमेज ना हो, ठीक है। वो जो ऊपर कंडीशंस थी इसमें टिश्यू डैमेज हो रहा है, ग्रीन शैंग्रीन हो रही है, वो तो नहीं ना हमने करना, हमने तो इतना ही करना है कि यार, ठीक है ना, कि बस जो है ना, बस टिश्यू डैमेज भी ना हो, ठीक है ना। बट लेकिन ये इतना जरूर हो जाए कि हार्ट बिल्कुल स्लो हो जाए और सेल का मेटाबॉलिज्म एक हद तक डिप्रेस हो जाए, ठीक है, सो डैट द बॉडी सेल्स कैन सर्वाइव 30 मिनट्स, ठीक है, ताकि ये है कि जनाबे वाला ना 30 मिनट तक, 1 आवर तक जो है ना, हम अपना जो है ना सारा सर्जिकल प्रोसीजर कर ले, ठीक है। और उसका नाम क्या है, ठीक है, अपनी हार्ट की जो भी सर्जरी करनी है वो हम लोग कर लें। समझ आ गई बातें जी। चलें जी, ये अब आप लोगों को ना मैंने याद ही करा दिया, तो अब आप लोगों ने काइंडली जो है ना, ठीक है, असल में ये छोटी छोटी चीजें थी जो कि बंदे को अगर, ठीक है ना, उस तरह से समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। तो और मुझे आप मीटिंग बंद कर लें जी अब, रिकॉर्डिंग की ना, ठीक है।